हेलो एस्पिरेंट्स। तो देखिए आज हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जो हमने चैप्टर पढ़ा था बैलेंस ऑफ पेमेंट का, भुगतान संतुलन का। ठीक है, तो उसके कुछ PYQ का पढ़ेंगे हम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ये है सीधा सीधा, किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः एक वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का लेन देन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, भुगतान संतुलन से के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन से चालू खाता बनता है। ठीक है, तो देखिए हमने जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन, इसके दो भाग होते हैं। एक होता है चालू खाता यानी करंट अकाउंट, और एक होता है पूंजी खाता। ठीक है, पूंजी खाता। तो जो चालू खाता होता है इसमें जो आता है, इसमें दो भाग होते हैं। फिर से इसके अभी लास्ट वीडियो में ठीक से पढ़ाया था आपको, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसमें देख सकते हैं। यहाँ फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ दोबारा। तो चालू खाते के दो भाग होते हैं, एक होता है दृश्य, ठीक है, और एक होता है अदृश्य यानी इंटेंजिबल यानी कि इनविजिबल। तो दृश्य में जैसे वस्तुएँ यानी कि जैसे जो वस्तु गुड्स हैं, तो दृश्य में जो गुड्स होती हैं उनका व्यापार होता है, उनका आयात और निर्यात होता है, उसको हम दृश्य में कैलकुलेट करते हैं। अदृश्य में हम सेवाएं यानी सर्विसेज, ठीक है, इनका जो आयात निर्यात होता है उनको हम इंक्लूड करते हैं, उनको हम लिखते हैं अदृश्य खाते में। पूंजी खाते में क्या लिखते हैं हम? पूंजी खाते में हम लिखते हैं जैसे कि विदेशी ऋण, ठीक है, कर्जा, विदेशों से ऋण लिया हमने उसको लिखेंगे। FDI को लिखेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। NRI जो पैसे जमा करते हैं भारत में उनको लिखेंगे। ठीक है, NRI जो जमा करते हैं पैसे उनको हम पूंजी खाते में लिखते हैं। तो यहाँ इन्होंने पूछा है कि किन से चालू खाता बनता है। तो व्यापार संतुलन से बनता है। व्यापार संतुलन इसी को कहते हैं, दृश्य वाले भाग को। ठीक है, इसी को हम कहते हैं व्यापार संतुलन। तो व्यापार संतुलन से बनता है, और विदेशी परिसंपत्तियों नहीं, अदृश्यों का संतुलन इससे बनता है। विदेशी आहरण अधिकार यानी SDR कह रहे हैं ये, इनसे नहीं बनता है, ये सब इसमें आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। चालू खाता घाटा क्या है? ठीक है, अभी जस्ट मैंने पहले समझाया एक बात ये कि चालू खाता घाटा जो है क्या है, बैंकों में खोले गए नहीं, इस बैंक से कोई लेना देना नहीं है इसका, है ना। चालू वर्ष में सरकारी राजस्व नहीं, देश के कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने पर होने वाला घाटा, ये सही आंसर है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है? तो व्यापार संतुलन है, इसमें जो है केवल और केवल गुड्स यानी माल जो होता है, केवल गुड्स जो है उनको सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। साख पत्र LC दिया जाता है, लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं इसको, लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, ये एक तरह से रसीद है कि भाई किसी को जो है पैसे दिए गए हैं, अब सामान जो है मिलेगा, जब भी मिलेगा तो तब तक के लिए रसीद जो है रखी जाती है संभाल के ना, जैसे हम अभी भी यूज़ करते हैं नॉर्मली। तो विदेशी व्यापार जब हम करते हैं, बाहर से कोई सामान खरीदते हैं तो उसके कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? एक आयातकर्ता के द्वारा। ठीक है, आयातकर्ता के पास ही होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, वही जो है कंपनी को यानी शिपिंग कंपनी को जो है वो दिखाता है कि भाई लेटर ऑफ क्रेडिट ये है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। कभी कभी समाचार पत्रों में पाया जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है? तो ये कच्चे तेल की। ठीक है, तो बेसिकली जो WTI है वो एक तरह से इंडेक्स है, एक सूचकांक है जो कच्चे तेल में जो है कीमतों के उतार चढ़ाव को बताता है। कच्चा तेल यानी जो पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रो प्रोडक्ट है। ठीक है, डीजल, मिट्टी, पेट्रोल, ये सब चीज़ें हैं ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है केवल सेवाओं का निर्यात। ठीक है, तो ध्यान रखिए आप, मतलब बार बार तो खैर बताना ठीक नहीं है, आप आराम से, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो पिछली वीडियो देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा सब, है ना। आगे अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, आयात शुल्क में कमी शामिल है ये। ठीक है, इन्होंने पूछा नहीं है, तो आयात शुल्क में कमी तो शामिल होती। वैश्वीकरण का या ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही होता है
हाँ, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि विदेशों से अंतर्राष्ट्रीय से व्यापार करना आसान हो जाए। ठीक है, विदेशों से व्यापार करना आसान हो जाए तो उसे ही कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो अगर आयात शुल्क में कमी कर देंगे तो बाहर से सामान मंगाना आसान हो जाएगा, तो सही है। ये ग्लोबलाइजेशन में जो है ये आता है। लाइसेंसिंग, आयात लाइसेंसिंग को हटा दिया जाना, ये भी आएगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुक्त प्रवाह, ये भी आएगा। अब यही सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश, विनिवेश मतलब डिसइन्वेस्टमेंट, यानी उसमें से पैसा निकाल देना, उसे बेचना, तो ये इसमें ये ग्लोबलाइजेशन में नहीं आता है, ये आता है प्राइवेटाइजेशन में। ठीक है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि सरकारी जो कंपनी है उसको बेचना, तो ये आता है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, ये ग्लोबलाइजेशन में नहीं आता है, तो इन्होंने पूछा नहीं है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? वैश्विक व्यापारिक गुटों की स्थापना नहीं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से भारत में 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुआ? तो इसमें पूछा गया है कि भाई 1991 में जब हमने जो है उदारीकरण को अपनाया, लिबरलाइजेशन को, तो लिबरलाइजेशन के बाद जो है क्या हुआ भारत में? जीडीपी में कृषि का अंश वृहद रूप से बढ़ गया? नहीं, ये नहीं हुआ, बल्कि कम हो गया है। विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया है, ये तो हुआ है। ठीक है, यानी कि हमने जो है बाहर सामान बेचना ज़्यादा शुरू कर दिया है। एफडीआई का इन्फ्लो बढ़ गया है, ये भी सही है। भारत का विदेशी विनिमय भंडार बढ़ गया है, ये भी सही है। तो केवल 2, 3, 4, तो आंसर हो जाएगा बी। देखिए यहाँ ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन जब पूछे गए हैं, जिस परीक्षा में पूछे गए हैं, वो सब यहाँ पर लिखा है। ये आईएएस का प्रश्न है 2017 का। ऐसे ही सभी क्वेश्चंस के लिए जो डिटेल है वो साइड में है कि कब पूछे गए हैं और कौन सी परीक्षा में पूछे गए हैं। अब यहाँ पर ये एक कंसेप्ट है SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति देश में पहली बार कब शुरू की गई? तो इसका आंसर है वर्ष 2000 में। ठीक है, ईयर 2000 में। अब देखिए SEZ से संबंधित मैं 1-2 चीज़ें और बता देता हूँ। तो इसमें जो है SEZ एक्ट अगर पूछा जाए तो वो पास हुआ है 2005 में। ठीक है, और लागू कब से हुआ है भारत में? ये SEZ लागू हुआ है 2006 से। ठीक है, तो और लेकिन नीति जो है अपनाई गई थी भारत में पहली बार शुरू की गई तो बस 2000 से। तो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन ये बन गया। एक ये पूछा जा सकता है कि भाई एक्ट जो है कब बना, और अगर पूछे कब लागू हुआ तो 2006 में। अब मैं आपको SEZ भी बता देता हूँ कि SEZ बेसिकली है क्या। तो SEZ जैसे कि नाम है उसका, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है एक तरह से ऐसा जोन होता है जैसे भारत के अंदर एक ऐसा क्षेत्र बना दिया जाता है, जैसे उत्तराखंड में सिडकुल बने हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा एक क्षेत्र बना दिया जाता है जहाँ पर कंपनियाँ जो हैं, कंपनी स्थापित करी जाती है। और इसका काम केवल ये होता है, इन कंपनियों का ख़ास तौर से जो काम होता है वो ये होता है कि विदेशों में सामान बेचने के लिए, यानी निर्यात के लिए प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट जो है निर्यात के लिए जो प्रोडक्ट बनाती है ये कंपनियाँ, ये विदेशों में जो वस्तुएं बना रही है कंपनियां विदेशों में बेचने के लिए, निर्यात करने के लिए, वे वस्तुएं विदेशों में कॉम्पिटिटिव भी रहें, यानी कि उनका वो जो है आसानी से बिक सकें। तो इसीलिए जो भारत सरकार है वो यहाँ इन कंपनियों पर या इस SEZ पर टैक्स वगैरह जो है वो थोड़ी रियायत वगैरह देती है। स्पेशल टैक्स वगैरह पॉलिसी लागू होती हैं, विशेष प्रकार की उनको सुविधाएं दी जाती हैं ताकि उनका सामान जो है विदेशों में आसानी से बिक सके, निर्यात हो सके। इसीलिए इसका नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और सामान बेचने से हमें फ़ायदा ये होता है कि भाई हमें जो है विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, डॉलर मिलता है, हमारा भुगतान संतुलन बैलेंस रहता है। ठीक है, तो SEZ समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में प्रथम EPZ, अब EPZ क्या है? EPZ का मतलब होता है इकोनॉमिक, ये SEZ का पहले का नाम है एक तरह से। पहले SEZ को इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन कहते थे, प्रोसेसिंग जोन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी भारत में 1965 में, ये सही है मतलब ये स्टेटमेंट जो है ना।
अगला स्टेटमेंट है भारत में एसईजेड की नीति अपनाई गई 2000 में। ठीक बात है ये। अब इन्होंने कहा नीति बनाई गई, ठीक है। इन्होंने एक्ट अगर कहा होता, इन्होंने कहा होता भारत में एसईजेड एक्ट 2000 में बनाया गया, तब ये गलत हो जाता, लेकिन इन्होंने कहा एसईजेड की नीति बनाई गई है 2000 में, तो ये सही है। अगला है बड़ोदरा पटोला। बड़ोदरा जो है पटोला सिल्क के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। मध्य प्रदेश में पन्ना सोने की खान, सोने की नहीं हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है, डायमंड के लिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही। अगला क्वेश्चन है रुपए की परिवर्तनीयता यानी कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी का यही मतलब होता है कि रुपया जो है वो अन्य करेंसीज़ में, यानी कि डॉलर में, यूरो में, पाउंड में, इनमें जो है आसानी से बदला जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति, ठीक है। अगर यहाँ पर जैसे आप देखें बी ऑप्शन अगर आप पढ़ें तो बी ऑप्शन भी कुछ ऐसा बात करता है, लेकिन वहाँ पर जो है बी ऑप्शन ये बात कर रहा है कि रुपये के मूल्य की बात कर रहा है, ये अवमूल्यन की बात हो रही है यहाँ पर। कन्वर्टिबिलिटी जो है वो यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय रुपये को मार्च 1994 में निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया? तो इसका आंसर है चालू खाते में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं? तो अभी मैंने आपको जस्ट एक दूसरे क्वेश्चन में बताया है, क्वेश्चन नंबर 2 में, कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है उसके भाग क्या क्या हैं और क्या क्या उसमें शामिल होता है। तो उसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश। निजी प्रेषित धन नहीं होता है, तो आंसर आ जाएगा 1, 2, 4 बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण किस समिति के द्वारा किया गया? आंसर है तारापोर समिति। ये पिछली वीडियो में सीधा जो है स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव, अवमूल्यन यानी उसका डीवैल्यूएशन यानी कि रुपया जो है वो उसकी वैल्यू जो है डॉलर के कंपैरिजन में कम हो गई, ठीक है। यानी कि रुपया पहले अगर 50 रुपया जो है $1 के बराबर था, तो अब जो है 80 रुपये देने पड़ रहे हैं $1 लेने के लिए, तो इसे कहा जाता है डीवैल्यूएशन। तो अनिवार्य रूप से क्या होगा, विदेशी बाज़ारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है, यानी कम्पिटिटिवनेस। तो कम्पिटिटिवनेस जो है वो बढ़ जाती है विदेशी बाज़ार में। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से समझिए, पहले हम जो चीज़ जो है 50 रुपये में बना के $1 में बेचते थे, वही चीज़ अब इसको थोड़ा आसान करने के लिए मान लिया मैं ऐसा कर देता हूँ कि रुपया जो है वो 100 रुपये के बराबर, 100 रुपया जो है वो $1 के बराबर हो गया है। तो इससे थोड़ा आसानी समझने में आसानी होगी। तो पहले कोई गुड्स थी, ठीक है, पहले कोई वस्तु थी, उसको जो है हम 50 रुपये में बनाते थे, तो वो विदेश में $1 में बिकती थी। अब वो गुड्स, ठीक है, वही वस्तु जो है बन तो 50 रुपये में ही रही है, अब जो है $1 की वैल्यू जो है वो 100 रुपये के बराबर हो गई, यानी कि अब वो आधे $1 में बिकेगी विदेश में, आधे $1 में मिलने शुरू हो जाएगी यही वस्तु, सेम वस्तु, ठीक है। क्यों? क्योंकि रुपए की वैल्यू जो है वो डॉलर की तुलना में कम हो गई है। तो इससे क्या होता है, जब हमारी वस्तु जो है आधे $1 में बिकने लगी, पहले $1 में बिकती थी, तो यानी कि लोग उसे जो है ज़्यादा खरीदना सोचेंगे क्योंकि सस्ती हो गई वो। तो इसी से क्या होता है, घरेलू निर्यात जो है वो विदेशों में उसकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है, ये सही है। अगला है घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है, तो ये बढ़ाता नहीं बल्कि घटाता है, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को घटा देता है। व्यापार संतुलन में सुधार लाता है, ये कंपलसरी नहीं है कि लाता ही लाता हो, ला भी सकता है और नहीं भी ला सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम। अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है? ठीक है, तो लिक्विडिटी यानी कि जो मतलब हमारे पास जो पैसा है, विदेशी मुद्रा भंडार ऐसे समझ लीजिए। तो जो हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार है, क्योंकि भाई देखिए हमें क्या है कि हमें जो है बाहर सामान खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा ही देनी पड़ती है। अगर हमें सामान खरीदना है बाहर विदेशों से, तो डॉलर में पेमेंट कर सकते हैं हम, यूरो में भी कर सकते हैं, पाउंड में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो करेंसीज़ हैं हार्ड करेंसीज़ कही जाती है इनको।
हार्ड करेंसी यानी कि ऐसी करेंसी जिनके मूल्य में उतार चढ़ाव बहुत कम होता है, ठीक है, जो स्टेबल हैं, जिनके ऊपर लोगों का भरोसा ज़्यादा है, उन्हें कहते हैं हार्ड करेंसीज। तो इन्होंने कहा कि किसकी अनुपलब्धता यानी कि कौन सी चीज़ जो है वो कम हो जाए हमारे पास, तो उसे कहा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या, इंटरनेशनल लिक्विडिटी की समस्या। तो डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं, ठीक है, उनकी कमी हो जाए। अभी जैसे आपने श्रीलंका की हालत देखी कि श्रीलंका में क्या हुआ कि श्रीलंका के पास सामान, विदेशों से सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। विदेशों से सामान का मतलब ख़ास तौर से पेट्रोल की बात है, क्योंकि पेट्रोल के बिना काम नहीं चलता है। तो यानी कि उसके पास जो है यही हार्ड करेंसी जो है ख़त्म हो गई थी। तो जब हार्ड करेंसीज ख़त्म हो जाती हैं तो विदेशों से सामान मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि जिससे हम सामान खरीदेंगे उसको पेमेंट तो करना ही होगा ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्न उपायों में कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो सक्षम नहीं पूछा है, तो आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा देना, ये तो सक्षम है। रुपए का अवमूल्यन, ये भी सक्षम है, इससे भी आयात बढ़ता है। आयातों पर अधिक कर लगाना, ठीक है, इससे जो है रुपए का अवमूल्यन करने से आयात जो है वो कम होता है, ठीक है। आयात कम होता है तो इससे क्या होता है, भुगतान संतुलन ठीक होता है। यानी कि अगर देखिए भुगतान संतुलन ठीक करना है तो हमें जो है आयात जो है वो कम करना होगा और निर्यात बढ़ाना होगा। इसका ये मतलब है साफ साफ कि आपको जो है आयात का मतलब है सामान खरीदना। अगर आप अपने घर में भी देख लीजिए, आप सामान ज़्यादा खरीद रहे हैं और मतलब आप जो है, जैसे दुकान है मान लीजिए आपकी, आप सामान ज़्यादा खरीद रहे हैं, बेच कम रहे हैं, तो आप घाटे में ही रहेंगे। तो ऐसा ही हालत है भारत की, विदेश मतलब किसी भी देश को विदेशों से व्यापार करने के लिए, तो उसको जो है अगर विदेशों से व्यापार करते समय अपने आप को भुगतान संतुलन की स्थिति में रखना है, प्रॉफिट की स्थिति में रखना है, तो आयात जो है वो कम करने चाहिए और निर्यात अधिक करना चाहिए। तो आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा देना यानी कि आयात को जो है कम करना, ठीक है, ये भी सही है। रुपए का अवमूल्यन हो जाता है तो इससे आयात जो है वो महंगा हो जाता है। अगला है आयातों पर अधिक कर लगाना, ये भी सही है। निर्यातों पर अधिक कर लगाना ये जो है नहीं, गलत, ये गलत है। अगर हम निर्यात पर अधिक कर लगा देंगे तो निर्यात जो है वो करना महंगा हो जाएगा और हमारा सामान विदेशों में महंगा बिकेगा तो लोग नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो यानी कि इसको अगर हम टैक्स को कम कर दें तब जो है एक तरह से वो भुगतान संतुलन को ठीक कर सकता है। क्या मतलब है भुगतान संतुलन का? इसका मतलब यही है कि आयात कम करना और निर्यात को बढ़ावा देना, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ये डी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम। भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला संभावित उपाय नहीं है? ठीक है, तो रुपए की गिरावट यानी कि डिवैल्यूएशन, रुपए जो है वो डॉलर के कंपैरिजन में उसकी वैल्यू गिरी जा रही है, ठीक है, रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है डॉलर के कंपैरिजन में। तो उसे रोकने के लिए जो है उससे संभावित उपाय क्या नहीं पूछे इन्होंने। तो इन्होंने कहा गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण, ये तो होता है। अगर हम आयात कम कर देंगे तो हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी। भारतीय उधारकर्ताओं को रुपए मूल वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना। अब देखिए मसाला बॉन्ड जो होता है ये एक विशेष प्रकार का बॉन्ड है। अब इसमें इसकी खासियत क्या है, रुपए में ही ये जारी होता है। मसाला बॉन्ड में थोड़ा समझा देता हूँ आपको कि मसाला बॉन्ड जो है वो क्या होता है। इसे पहले जो है समोसा बॉन्ड भी कहते थे। तो इसमें क्या होता है, ये एक बॉन्ड होता है, समोसा या मसाले से लेना देना इसका कुछ नहीं है, लेना देना एक बॉन्ड है। बॉन्ड का मतलब ये है कि भाई जैसे आप किसी से पैसा ले रहे हैं तो उसको एक पर्ची पे लिख के दे दिया आपने कि भाई आपने इतना पैसा जो है आपसे हमने लिया है और हम जो है आपको 2 साल बाद या 5 साल बाद जो है इतना पैसा लौटा देंगे, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं बॉन्ड यानी बंध पत्र। तो बॉन्ड जो है वो यही होता है, बंध पत्र एक तरह से, कि भाई आपने किसी से पैसा लिया उसको बदले में जो है लिख के दे दिया कि भाई हम आपको 2 साल बाद 100 रुपये का 120 रुपये लौटाएंगे। और उस पैसे को यूज़ करके आप जो है कोई कंपनी में जो है लगा रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं अपना ज़रूरी काम। तो जब हम बॉन्ड को विदेशों में जारी करते हैं, विदेशी कंपनियों या विदेशी लोगों को, ठीक है, और ख़ास बात यह है कि विदेशों, एक तो ये कि विदेशों को जारी किया जाए और दूसरा रुपए में, ठीक है, रुपए में जारी किया जाए, रुपए की वैल्यू में, तो उसे कहते हैं मसाला बॉन्ड। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मसाला बॉन्ड जो है वो क्या है। तो मसाला बॉन्ड जो है वो भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों को या विदेशी लोगों को या विदेशी कंपनियों को
पैसा उधार लेते समय जारी किया जाता है और जिसका भुगतान जो है वो रुपए में ही किया जाता है, डॉलर नहीं देना होता उसके बदले। क्योंकि विदेशों में तो डॉलर ही चलता है, लेकिन हम जो है अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा लें कि भाई रुपए में ही देना है हमें भुगतान, तो इसे कहते हैं मसाला बॉन्ड। तो अगर भारतीय उधारकर्ताओं को रुपए मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे तो इससे भी रुपए की गिरावट जो है वो कम होती है। अब है विदेशी वाणिज्य उधारियों से संबंधित दशाओं को आसान बनाना, तो ये भी सही है, इससे भी रुपए की वैल्यू जो बचती है। और यह है एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना, ये गलत है, यानी कि यही आंसर इसका होगा क्योंकि नहीं पूछा है। तो प्रसरणशील मौद्रिक नीति आप जो है इसको पढ़ सकते हैं मौद्रिक नीति वाले चैप्टर में, मौद्रिक नीति वाला जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, उसमें आपको ये समझ में आएगा प्रसरणशील मौद्रिक नीति क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टोबिन टैक्स लगाया जाता है, तो टोबिन टैक्स जो है वो संबंधित है विदेशी विनिमय लेन देन से। ठीक है, तो चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।